On behalf of all the doctors at AMT platform, I invite Dr. Arun sir for today's session. Dr. Arun sir is closely associated with Dr. Rajan Shankaran. He had the privilege of studying directly from Dr. Sehgal sir. Welcome, Dr. Arun sir. तो अभी शुरू ही करते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं वो तब तक आदित्य कर रहे हैं। अगर वो कुछ हो गया तो फिर वीडियो वो शेयर करेंगे, अदरवाइज हम शुरू करते हैं। इट्स ओके। हेलो जी, मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन दिखाता हूँ। हाँ जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं ना? मैं डॉक्टर राशि 1 मिनट वेट कर लीजिए। ही इज ट्राइंग जस्ट अ मिनट। तो कैमरा ऐसे रखोगे जिससे आप पावर पॉइंट दिखा सको। नहीं, ऐसे जा सकता है। मतलब ऐसे रख लो। हाँ, और इसको ऐसे रख ले। यही रख लो कि थोड़ा ग्रिप बने। या फिर आप इधर स्क्रीन शेयर कर, मतलब वो पीडीएफ आप इधर भेज दीजिए, मैं इधर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं। मेल पे शेयर कर दो। यहाँ से शेयर हो जाएगा। कहाँ से? थ्री डॉट्स शेयर ईमेल एज अटैचमेंट। हाँ, डाल क्या है? मेल आईडी है, यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे HIVOHAM@gmail.com। बिल्कुल बढ़िया। बता दो ने, अब बता दो आवाज। हेलो, ये मेल ड्रॉप से गया आपके पास? हाँ, ईमेल पे ठीक है, भेजा। मैं शुरू करता हूँ। आपको मिल गया होगा। ईमेल पे ही भेजा है ना? ईमेल पे। हाँ, लेकिन मेल ड्रॉप से गया आपके ईमेल से। हाँ, मैं देखता हूँ, अभी तक तो नहीं आया। मेल पे होगा शायद। मेल पे होगा, जीमेल पे नहीं, सिर्फ मेल पे। फिर खोल दो, नहीं तो खुलेगा ही बाद में, गिरेगा। नहीं, ये ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं गिरेगा।
अरे यार पूरा नहीं खोलोगे तो खुलता ही रहेगा। कब गया 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 होगा इसके नीचे ये रजिस्टर हो तो मेल पे गया है, उनको बता देना। तो ऑनलाइन होंगे। अच्छा ये अभी तो अपलोड हो रहा है। अब गया होगा। चलो छोड़ दो मैं शुरू करता हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। उनको एक बार बता अगर नॉर्मल मेल पे गया है। हाँ आपके मेल पे चला गया है, बाकी मैं शुरू करता हूँ। बीच में अगर शेयर हो गया तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज गुड इवनिंग। एक बार आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आप सुन पा रहे हैं हम लोग मुझे? हाँ हो गया, कर दूं शेयर? हाँ कर दीजिए। और कुछ परमिशन इशू है, अगर एडमिन वगैरह राइट्स कुछ ऐसा है क्या देने का? वही मुझे लग रहा है कि कुछ हो है गया। प्रॉब्लम, क्योंकि हो गया सर। यहाँ भी वही प्रॉब्लम था। सर हो रही है, आप दिख रही होगी शायद आपको स्क्रीन। मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। और लोगों को दिख रही है क्या? हाँ पूछ लीजिए। जी मैडम दिख रही है। ओके यस दिख रही है। ओके तो फिर ये इनका नाम क्या है? शिव नाम है, क्या नाम है? सोहम। हाँ सोहम। तो मैं सोहम कब से हाँ फिर मेरा वो सोहम। चलिए तो हम उसको असिस्ट करेंगे, वो बढ़ाते रहेंगे। यस मुझे सर यस। ओके आपको मैं नंबर बता दूं, ठीक है? आप यहाँ से देख लो अपनी साइट्स। हाँ आप उनको नंबर बता देना कि सेकंड थर्ड स्लाइड। चलिए सेकंड स्लाइड। नमस्ते, आई एम सॉरी कि आप सब लोगों को मेरी तकनीकी नादानी की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे शायद मैं फैमिलियर हो जाऊं। कुछ कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल दिक्कत तो है। आज हम एक नई दवा जिस पर मैं काम कर रहा हूं उससे शुरू करते हैं। आमतौर पर देखिए होम्योपैथी में क्या होता है कि हमारी तरफ से सब ठीक है ना? आप लोग सुन पा रहे हैं ना? जी सर। ओके। जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, जो अपनी बातें बताते हैं, अपने तरीके से बताते हैं, सबकी अपनी लैंग्वेज है, सबका अपना एक्सप्रेशन है, सबकी अपनी तकलीफें हैं। तो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे पेशेंट्स की जो कंप्लेन है बहुत सारी होती हैं। एक पिरामिड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा अगर स्क्रीन शेयर है तो। उसके आधार पर हम लोग उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, अपने मेडिकल लैंग्वेज में, होम्योपैथी के लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में होम्योपैथी जानने वाले उसको समझते हैं, और उसी में आपका जो टूल्स है रेपर्टरी, उसी में डेवलप किया गया है। और इन सिम्टम्स को जब हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर जब हम उसको एनालाइज करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी हम सिमिलिमम तक पहुंचते हैं तो हमारी दवा निकलती है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारी होम्योपैथी में, और यही कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक केस लेते हैं, एक केस से शुरू करते हैं। ये केस एक माइग्रेन से ग्रस्त महिला का है। ये 47 इयर्स की हैं। मैंने उनके पूरे कन्वर्सेशन को नहीं लिया है, मैंने उसका एक समरी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने उसको यहाँ रखा है। उस पूरे कन्वर्सेशन को जानबूझकर नहीं लिया है क्योंकि उसमें बहुत लंबा केस है, बहुत वक्त लगेगा। तो मैंने उनका जो सारांश है वो यहाँ रखा है, क्योंकि मुझे मेडिसिन पे बात करनी है, इसीलिए मैंने केस को यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केस
के बिना हम इस काम को करेंगे, केस के साथ ही इस काम को करेंगे। ये केस एक महिला का है जो 47 इयर्स की हैं, बैंक में नौकरी करती हैं। आजकल वो अपनी माँ के साथ रहती हैं। 15-16 वर्षों से उनको माइग्रेन की शिकायत है और वो लगभग 10-15 सालों से एलोपैथी की दवा पर निर्भर थी। पिछले 15 वर्षों से अपने पति से वो अलग रहती हैं, उनका आपस में विवाद चल रहा है और इसी विवाद की वजह से वो अपनी माँ के साथ आ गई हैं रहने। वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान देती हैं। शुरू में उनका काफी बुरा दौर था, लेकिन अब वो एक तरह से सेटल हो गई हैं और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देती हैं। काम पर मतलब कि जो उनका ऑफिस का काम है, काम के सामने वो घर परिवार को भी भूल जाती हैं। और हाल फिलहाल में जब वो केस मेरे पास आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि कई दिनों तक वो गुमसुम पड़ी रहती हैं, स्नान भी नहीं कर पाती, किसी से मिलना भी नहीं चाहती, अपने ऊपर कोई बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हैं। मतलब जैसे तैसे वो रहती हैं। कोई शरीर को बेहतर बनाना या कुछ सुंदर लगना, ऐसा कुछ उनके उसमें नहीं है। इनको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों की बीमारी है, उसकी वो दवा लेती हैं। उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। चॉकलेट अक्सर उनके पर्स में मिलेगा और घर में भी मिलेगा। डॉक्टर मना करते हैं, फिर भी वो चॉकलेट खाती हैं। कुछ भी, किसी भी तरह से चॉकलेट जरूर खाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फास्ट फूड पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। अक्सर वो अपना दफ्तर मेट्रो से जाती हैं। जब वो मेट्रो से ऑफिस से घर लौटती हैं तो कई बार वो जो डेस्टिनेशन है जहां उनको उतरना होता है वो जगह भूल जाती हैं। काफी 2-3 स्टेशन आगे चली जाएंगी, कहीं खोई रहती हैं। फिर बाद में उनको ध्यान आता है कि अरे मैं तो आगे आ गई। फिर वो लौटती हैं मेट्रो से, फिर वो वापस आती हैं। उनकी जो शिकायत है, उनको लगता है कि कोई उनको पहचानता नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी कोई समाज में वक़्त नहीं है। उन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन्होंने पढ़ा है। इसके बावजूद उनको लगता है कि मेरी इस पढ़ाई का क्या फायदा। नौकरी जरूर वो कर रही हैं, लेकिन उनको तसल्ली नहीं है। उनको अपने आप को लेकर कई तरह की आशंकाएं उनके मन में होती हैं। उनकी कई आकांक्षाएं भी थी जिससे वो पूरा नहीं कर पाने की वजह से ज्यादा परेशान रहती हैं। ज्यादातर वो अकेले रहना पसंद करती हैं। जो भी परिचित रिश्तेदार हैं उनसे बहुत ज्यादा मिलती नहीं। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि उन्हें ब्राउन कलर ज्यादा पसंद है। तो वो अपने कमरे में और दरवाजे पर जो भी उनका सामान है, चॉकलेट्स वगैरह सब वो ढेर सारे जार में, ग्लास बॉटल में वो भर के रखती हैं। तो ये उनका है। उनके घर में कई पुराने वाइन की शौकीन है। वाइन का उन्होंने काफी अच्छा कलेक्शन, ऐसा नहीं कि वाइन पीती हैं, लेकिन वाइन कलेक्ट करने का उनको बहुत शौक है। तो वो उनके घर में आपको कई सारे बहुत पुराने वाइन भी मिल जाएंगे। वो अपने माइग्रेन के लिए एलोपैथी की जो बहुत सीरियस दवा है अल्ट्रासेट, वो भी खाती हैं, लंबे समय से सेवन कर रही हैं। उन्होंने कई सारे होम्योपैथिक इलाज कराए हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बेलाडोना, मैग्नीशिया फॉस, ग्लोनिन, नेट्रम्यूर, सल्फर जैसी दवाएं ले चुकी हैं। तो ये उनका केस है। अब इस केस को आप कैसे देखते हैं? बात करते हुए चले या मैं अपनी तरफ से बोलता हुआ चलूं? हेलो, कोई तो रिस्पॉन्स कीजिए। सर नहीं, डिस्कस करते हुए चलिए सर। जी, तो ये केस है। अब आप इसमें देखिए, एक तो उनका बहुत पुराना माइग्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा कि वो स्नान नहीं करती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई सर्दी का मौसम है, लेकिन आमतौर पर महिलाएं, ज्यादातर मतलब बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो स्नान नहीं करना चाहेंगी, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, शुगर का मामला है, चॉकलेट बहुत खाती हैं, ठीक है, रास्ता भूल जाती हैं, वो खोई रहती हैं
और जब उनको ध्यान आता है कि अरे हम तो आगे आ गए, तो फिर वो वापस लौटती हैं। बहुत सारी आकांक्षाएं हैं अनफुलफिल्ड, लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। हाँ, अच्छी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, इकोनॉमिकली वो ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत सारे अपने जिंदगी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वो आशंकित रहती हैं, वो संतुष्ट नहीं है। वाइन उनको बहुत पसंद है, ग्रे या ब्राउन कलर बहुत पसंद है, उनके घर में वाइन सजे हुए मिलेंगे। तो ये उनकी स्थिति है। अब इसको कैसे एनालाइज करते हैं आप लोग? The discord between husband and wife. तो वो तो 15 साल पुराना मामला है ना, वो तो आ गई है अपने घर में। डिस्प्यूट था वो देखिए ना, वो 10-15 साल पहले का मामला था। तो अपने घर में मम्मी के पास आ गई हैं, और इनकी जो कंप्लेन है, जो ये शिकायत लेके आई हैं, वो तो इधर आई है ना, अपनी मम्मी के यहाँ रहते हुए। उनका जो एक मन स्थिति, उनकी माइग्रेन है, और उस माइग्रेन के सिचुएशंस आपके सामने हमने बताए। तो वो अपने माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, और उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है। अब हस्बैंड तो पीछे गए, हस्बैंड का तो जिक्र भी नहीं किया उन्होंने, बस एक ही बार जिक्र आया है कि 10-15 साल का वो पहले का मामला है, विवाद था, लेकिन अब वो मदर के यहाँ आ गई है। सर इसका हस्बैंड ये हो वाला सकता है कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, बिकॉज डायबिटिक होते हुए भी शी इज कंज्यूमिंग चॉकलेट्स एंड ऑल। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इसके सोल तक पहुंचिए। इसको तो कई तरह से एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन हमें मेडिसिन तक पहुंचना है और सिमिलिमम ढूंढना है। और दवाई भी आपको मैंने बताई कि इन्होंने कई सारी दवाइयां खाई हैं। इसके पहले होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने इनको दिए हैं, बेलाडोना, मैग्नीसिया, ग्लोनिन, नेट्राम्यूर। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें क्लासिकल तरीके से भी दी गई होगी, नॉर्मल होम्योपैथी भी है, माइंड मेथड वाले भी शायद मुझे लग रहे हैं। एक आध मेडिसिन इसमें दिख रही है, और भी 4-5 मेडिसिन थी, लेकिन मैंने 4-5-6 मेडिसिन डिस्कंटेंट। अच्छा, और सर ये रास्ता जो घर जो नहीं आती है ना जाते वक्त, वो कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस सर वे इन वेल नोन स्ट्रीट, ऐसा लगा सर, एंड एवर्जन टू बेसिंग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो मतलब जाना पहचाना रास्ता भी भूल जाती है। सर एम्बिशियस है और डिसकंटेंटेड है, और हाँ, नेग्लेक्टेड, शी इज नो काइंड ऑफ डिल्यूजन है कि वो नेग्लेक्टेड है, उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। हाँ, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, वो तो मेंशन कर रही है। Sir, indifference to her personal appearance. One by one, indifference to her personal appearance. ठीक है। Discontented है. Delusion valued she is not. In spite of so much education, उसकी पूछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसकी जो क्रक्स, जो उसका थीम लग रहा है, वो इसीलिए डिप्रेस है क्योंकि उसने लाइफ में सब कुछ किया है, तब भी उसको वैल्यू नहीं मिली है। तो वो आकर डिसकंटेंटेड होकर इस स्टेट में आ गई कि उसने अपनी देखरेख करना, जो चीजें अपनी हेल्थ के लिए उसको करनी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ कर रही है, प्लस अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही। उसका माइंड पूरा कंफ्यूजन और एब्सेंट माइंडेड हो चुका है। ठीक है, तो दवा कौन सी दवा तक पहुंच रहे हैं आप इतने रूब्रिक्स में? सर प्लूटोनियम आ रहा है। प्लूटोनियम आ रहा है सर, ये मैंने पॉलीस्टर्नम भी वी कैन थिंक ऑफ, क्योंकि डिल्यूजन वैल्यूड, शी इज नॉट एप्रिशिएटेड, शी इज नॉट। ठीक है, और the leading aversion to basic housework or confusion of mind in well-known street, indifference to personal appearance, love for desire for brown color, ये सब भी लेते हैं तो पॉजिट्रोनियम। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मदी पटेल। डॉक्टर मोहम्मदी कहाँ से? गुलबर्गा कर्नाटका से। पार्डन? गुलबर्गा कर्नाटका। वेरी गुड।
वेरी गुड। और कोई एनालिसिस है? सर यस, bathing aversion to what? Confusion of mind loses is a well-known state. Delusion यस, worthless is positron. यस, पॉजिट्रॉन। कोई और दवा? किसी सर कोई और डॉक्टर कोई और दवा सोच रहे हैं? इधर नॉर्थ इंडिया से कोई डॉक्टर कोई और दवा सोच रहे हैं या कुछ और, या यही दवा सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? हेलो, आगे बढ़ना है सर। शुभांगी, बोलिए। हाँ सर, मैंने वो कंफ्यूजन और ये एवर्जन टू बेथिंग लिया तो पॉजिट्रोनियम नहीं आया मेरे चार्ट में। पॉजिट्रोनियम ही आ रहा है। ये रूब्रिक्स बिल्कुल आपने सही लिया। बाथिंग एवर्सन, इसमें करीब 5 दवाइयां हैं, 6, 7, 8 दवाइयां हैं। चाइल्डिश बिहेवियर, इसमें 90s मेडिसिन है। कलर ब्राउन, डिजायर फॉर बियर टू कलर ब्राउन, सिंगल पॉजिट्रोन है उसमें। एवर्सन टू साइट ऑफ पीपल अवॉइड्स, 26 दवाइयां हैं, उसमें भी पॉजिट्रोन है। डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, 56 मेडिसिन में भी पॉजिट्रोन है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक। माइंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, ड्राइविंग वाइल। आप लोग बिल्कुल सही हैं, पॉजिट्रोन है। और हमने पॉजिट्रोन दिया, उसके पहले हमने इनको नक्स मॉस्काटा दिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पॉजिट्रोन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पॉजिट्रोन 200 फॉलोड बाय 1M आफ्टर ए मंथ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर मैंने सोचा कि पार्डन, स्क्रीन आगे बढ़ाऊं क्या? हाँ बढ़ाइए। 6 नंबर स्लाइड, रेपर्टरी। इट्स ओके। आप देखिए कि रेपर्टरी में अभी एक कंफ्यूजन है जो मैं अपने सभी दोस्तों से शेयर करना चाहता हूं। हमारे कई दोस्त पूछते हैं कि ये नए रेपर्टरी में नई दवाइयां आ गई हैं, इस पर कितना भरोसा करना चाहिए। मेरा मानना है कि जरूर भरोसा करना चाहिए, खास करके सिंथेसिस 9.1 वर्जन पे हमें अच्छी तरह भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी के जो लीजेंडरी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने कई सारी दवाओं की प्रूविंग्स में भी अपना रोल प्ले किया है, डॉक्टर विथुलकस एंड हिंदुस्तान के डॉक्टर शंकरन, इन दोनों ने मिलकर सिंथेसिस को रैंडम रिव्यू किया है। और रैंडम रिव्यू में उन्होंने कई रेयर मेडिसिन लिए और कुछ पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन लिए, और उसमें जो नए एडिशंस हैं, ओल्ड रेपर्टरी की तुलना में जो नए एडिशंस हैं, उसको रिव्यू किया उन लोगों ने। और उनका कहना है कि 90% उसमें सही एडिशन है। डॉक्टर सहगल की अभी रिसेंटली एक नई रेपर्टरी आई है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बहुत हद तक नई दवाओं को उन्होंने भी लिया है। उसमें मतलब उस किताब से उससे बढ़िया पढ़ा जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए काफी डीप जाना पड़ेगा। मतलब वो रेपर्टोरियल टूल के रूप में आप कम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन रेपर्टरी के स्टडी के रूप में बहुत बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी माइंड रेपर्टरी, बहुत ही अच्छी है। अभी रिसेंटली वो किताब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। परफेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ माइंड भी अवेलेबल है, और डॉक्टर शंकरन की कुछ रेयर मेडिसिन पर जो किताबें वो भी अवेलेबल है। और भी कई डॉक्टर्स इस पर, डॉक्टर दिनेश चौहान काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ नोट्स देख सकते हैं। तो आपको कुछ रेयर मेडिसिन में बहुत अच्छी चीजें दिखेंगी। मैंने अभी 3-4 मेडिसिन पर काम करना शुरू किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
मैं आपको इसी में आगे दिखाऊंगा। एक और केस लेते हैं या फिर सीधे हम लोग मेडिसिन पर डिस्कस शुरू करें? एक और केस देखना चाहेंगे? यस सर। जी सर। जी सर। जी, तो एक केस लीजिए, ये है स्लाइड 7। ये एक थ्रोट में ग्लैंड है, नोड्यूल है, 65 साल के उम्र के एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर था, उनकी सर्जरी 15 साल पहले हो गई थी। उनका केस है। उनकी फैमिली बहुत छोटी है, उनका बेटा काफी पहले अब्रॉड सेटल हो गया, शायद उसको नीदरलैंड में नौकरी मिल गई और सिटीजनशिप भी मिल गई, तो शायद वो वहां सेटल हो गया है। रिसेंटली उनकी वाइफ का निधन हो गया है, अभी 1-2 साल पहले कोविड से उनकी वाइफ का डेथ हो गया, तो अब ही इज अलोन हियर, वो अब यहाँ अकेले हैं। तो पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यहाँ पर एक ओल्ड एज होम है, 40-50 हजार रुपये महीने का खर्च होता है, वो अपना देकर वहीं रहते हैं और मस्त हैं, एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि उनका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट रहता था, इनका भी पत्नी से डिस्प्यूट रहता था। पत्नी उनकी सकी स्वभाव की थी, वो डाउट करती थी इन पर। उनका इकलौता बेटा बाहर रहता है, अकेलापन के बावजूद वे काफी दयालु स्वभाव के हैं। उन्हें अपने साथ वालों के साथ लुका छिपी खेलना, चुगली, ये सब जो बच्चों के खेल होते हैं वो काफी अच्छा लगता है। लेकिन वो अपने रिलेटिव से बहुत नाराज रहते हैं, वो अपने रिलेटिव से मिलना भी नहीं चाहते। उन्हें हर काम की जल्दी मची होती है, बहुत बहुत मतलब अगर उनके दिमाग में कुछ हो गया, कुछ मंगाया उन्होंने अमेजोन वगैरह से, कुछ ना कुछ चीजें मंगाते रहते हैं, तो जो डेडलाइन दी होती है उस डेडलाइन पर सामान नहीं आता है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, काफी सारे कंप्लेंट्स डाल देंगे, ये उनका वो है। काफी मतलब सपोर्टिव हैं, खुद बुजुर्ग हैं और खुद दूसरों की मदद लेते हैं, लेकिन वो जरूरतमंद की मदद भी बहुत करते रहते हैं। वे एक बताते हैं कि एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां वो जाते हैं रेगुलर, वहां डोनेट करते हैं और वहां जाकर उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। उन्हें घूमना अच्छा लगता है। हाँ, उनको डर लगता है कि कहीं कोई उनकी जान न ले ले, क्योंकि दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां सिंगल ओल्ड या हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग रहते हैं, वहां पर पैसों के लालच में उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि ये ओल्ड हाउस में रहते हैं, लेकिन इनको डर रहता है कि कोई इनका मर्डर न कर दे। अखबार में ऐसी कोई भी खबर पढ़ते हैं तो उससे डर जाते हैं। अच्छा, उनकी कैंसर वाली जो दवा है अभी भी चलती है, मेंटेनेंस मेडिसिन पर है। उनके गले में एक गांठ है जिससे वो डरे हुए हैं। अब ये नई गांठ आ गई तो उससे वो डरे हुए हैं। उनको प्रोस्टेट का कैंसर था, उसकी सर्जरी हो चुकी थी, अब ये नई गांठ आई है तो उनको डर लगता है कि कहीं ये भी ना कैंसर बन जाए। हाँ, उन्हें भरोसा भी नहीं होता कि कोई कहता है कि नहीं नहीं सारे गांठ कैंसर नहीं होते, लेकिन वो मानते नहीं। उन्हें लगता है कि कोई या तो इस बीमारी से वो मर जाएंगे या कोई उनको मार देगा। उन्होंने पतंजलि हरिद्वार की भी दवा काफी समय तक ली, अब वो बहुत परेशान है। ये केस है जिसको भी मैंने काफी सॉर्ट करके रखा है। अब इस केस को देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है ना। Fear of being murdered. Fear of being murdered, ठीक है। Fear of Tension, injury being injured, childish behavior, detached है, fear of being betrayed है, generous towards stranger या फिर आप generous towards needy person ले सकते हैं, indifference to family, friends and even towards relatives, शायद highest MS का फील आ रहा है। highest MS, ठीक है। इम्प्रेशनेबल भी है ये, इम्प्रेशनेबल भी है। fastidious है। बैड न्यूज। हेलो हेलो जी। हाँ सर, इम्पेशंस है इनमें। हाँ, इम्पेशेंट है। हाँ, इम्पेशेंट है, बेनेवोलेंस। फियर आपने बता ही दिया। जी सर, बेनेवोलेंस है। बेनेवोलेंट है। और हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली।
yes. और fear murdered he will be. हाँ. Delusion as if possessed. और सर ये नहीं समझ रहा है कि वो जो बोलते हैं ना कि इस बीमारी से जान चली जाएगी ऐसे लगता है, या फिर कैंसर है ऐसे लगता है ना, तो डेल्यूजन डिसीज इनक्यूरेबल। कैंसर करके नहीं बोला उसने, उनको कैंसर था, उसकी सर्जरी हुई थी। क्या लगाना है वहां पे? हाँ, उनको एंटीसिपेटरी फियर हो सकता है। पार्डन? एंटीसिपेटरी फियर, एंटीसिपेटरी फियर हो सकता है, हो सकता है। सर फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज एंड बेनोवलेंस में भी है। हाँ, आपकी दवा भी उधर ही जा रही है। हाँ सर, मुझे पॉजिट्रॉन ही लग रहा है ये भी। पॉजिट्रॉन ही लग रहा है। इसमें क्या लीड क्या कर रहा है? डॉक्टर शंकरन जब हम लोगों को पढ़ाते हैं या जब भी हमारा डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि ठीक है, इतने बड़े केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताओ, इसमें ऐसा क्या यूनिक पिक्यूलियर? यस, फियर ऑफ कैंसर है इसमें। कोई इनको मार देगा, फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड और फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग, दो स्लाइड 8 नेक्स्ट स्लाइड। ये इसके रूब्रिक हैं। बेनोवलेंस, चाइल्डिश, सेंसोरियस, एक है डांसिंग एम्लियोरेट, रेस्टलेस डांसिंग एम्लियोरेट। आप देखिए कि वो ये डांसिंग एम्लियोरेट इसमें आपको कहीं दिख रहा है? खेलना अच्छा लगता है, हाँ, और उसमें वो जब भी कुछ ऐसा मौका मिलता है तो उसमें वो काफी एंजॉय करते हैं। डेल्यूजन, इमेजिनेशन, अटैक्ड बीइंग बाय वुमेन, ये एक एक्सक्लूसिव रूब्रिक है पॉजिट्रॉन का, अटैक्ड बाय वुमेन। हालांकि इसमें जब हम पॉजिट्रॉन को आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसकी प्रूविंग, मैं आपको इसकी प्रूविंग्स की चीजें बताने वाला हूं। हाँ, तो यू आर राइट, हमने इनको भी पॉजिट्रॉन दिया, रिजल्ट ठीक ठाक आया। और भी 3 केस हैं लेकिन मैं उसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसके सर अभी आपने जो केस बोला था उसमें अटैक बाय वुमेन, डेल्यूजन, इमेजिनेशन, अटैक बाय वुमेन था क्या? हाँ, नहीं, इस एक्चुअली इनका वो केस पढ़िए कि इनको अपनी पत्नी से नहीं बनता था, सखी स्वभाव की थी, तो वहां से आप इसको देखिए, इनको लगता है कि कोई इनको मार देगा, कोई इनकी जान ले लेगा, कहीं कोई उनकी जान न ले ले। तो मैंने जब रेपर्टरी में सर्च किया तो तीन रूब्रिक एक जैसे मिले, उसमें वुमेन को हटा दीजिए, वो भी रूब्रिक अवेलेबल है। हाँ, डेल्यूजन, अटैक बीइंग, वो भी है एक रूब्रिक, और दूसरा है बीइंग बाय वुमेन। हमने दोनों रूब्रिक लिया, लेकिन दोनों में कॉमन पॉजिट्रॉन है। एनीवे, आज मेरा पर्पस है कि हम लोग एक नए मेडिसिन, रेयर मेडिसिन के बारे में क्यों ना पढ़ें। आमतौर पर हम पॉलीक्रेस्ट के आसपास रहते हैं, खास करके माइंड मेडिसिन पे काम करने वाले जितने भी लोग। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिट्रॉन के बारे में मीजा नॉरलैंड ने बहुत काम किया है, और लगभग उन्होंने ही, उनकी टीम ने ही इसको प्रूव किया था। 1997 की कहानी है ये। जनरली नॉर्दर्न अमेरिका में एक ग्रुप है जो होम्योपैथी के प्रोपोगेशन के लिए काम करता है। डॉक्टर बिथुलकस, डॉक्टर शंकरन सब जुड़े हुए हैं, और वहां पे इन लोगों के पास एक क्रिस कूट्स करके इनकी एक स्कॉलर हैं। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में पीएचडी की वो स्कॉलर हैं, वहां वो काम कर रही थी। उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम लोगों को एक मेडिसिन पर काम करना चाहिए, और वो एक डब्बे में, मतलब इथेनॉल में, वो
चार्ज्ड इथेनॉल वो लेके आई जिसमें पॉजिट्रोन था, और उसका डिटेल्स आपको इसमें लिखा है मैंने, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा अभी लंबा बात नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ उसके प्रूविंग्स कैसे किया उन्होंने, बस एक आइडिया लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और करीब 24-25 लोगों 25 ग्रुप था। उसमें जो रैंडम टेक्निक है उस टेक्निक से उन लोगों ने काम किया और तकरीबन 8 ग्रुप्स के सिम्टम्स को नोट किया, और 8 ग्रुप्स के सिम्टम्स में काफी कुछ कॉमन सिम्टम्स आए, उसको उन लोगों ने डील किया, उसको उन लोगों ने नोट डाउन किया। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी। बाद में चलकर इन तीनों पोटेंसीज को उन्होंने वेरीफाई भी किया। तो मिशन नॉरलैंड का ये कंट्रीब्यूशन है। हम सैल्यूट करते हैं कि हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पे होम्योपैथ्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रूविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हम इस तरह की दवाओं पर हिम्मत करते हैं। बहुत सारी रेयर मेडिसिन हैं जिस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। ये तो बहुत लंबा स्लाइड है, लेकिन बहुत जल्दी स्केप करते हैं कुछ चीजें। अब आप आइए, पॉजिट्रोन है क्या? पॉजिट्रोन क्या है? आपने देखा होगा कि आजकल एक पेट स्कैन का बहुत ज्यादा वो है। पेट स्कैन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल। आमतौर पर पॉजिट्रोन ये जो टोमोग्राफी होती है, जो इमेज बनता है, वो कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रोन, ये दोनों जो है ना, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आमतौर पर पॉजिट्रोन के बारे में ये कहा जाता है कि एंटी मैटर के रूप में, मतलब ये कल्पना ये है, डाइचे ने 1951 में एक एंटी मैटर के बारे में बात की थी, कैंटर ने फिर उसके बाद 75 में पॉजिट्रोनियम को पहचाना था, और ये सब प्रोसेस चलता रहा। आधुनिक विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट आया अभी तो रिसेंटली, हॉकिंग्स ने, जिनकी बहुत ही फेमस किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें उन्होंने लिखा कि हर कण में एक एंटी पार्टिकल होता है, हर मॉलिक्यूल में एक एंटी पार्टिकल होता है जिसकी मदद से वो विनाश कर सकता है, लेकिन वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर चलता रहता है। हाँ, अगला आपने देखा होगा इसका ऑर्बिट कि वो चलता रहता है। हाँ, दोनों टकराते नहीं है। पॉजिट्रोन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि मैटर एंड एंटी मैटर, ये जब आपस में टकराते हैं तो एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने भी मीजर ने भी ऐसा ही किया कि इस फ्रिक्शन से जो एनर्जी हुई उसको उन्होंने इथेनॉल में प्रिजर्व किया और उसको प्रूव किया। उसी को पॉजिट्रोनियम के नाम से हमारे यहाँ मेडिसिन के रूप में हम उसको जानते हैं। पॉजिट्रोन के बारे में बहुत डिटेल्स जानने की बजाय हम लोग इसके सिम्टम्स और इसके प्रूविंग्स से जो उभरे हुए सिम्टम्स हैं उस पर हम लोग आए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में सर्च करेंगे तो आपको अल्फा ओमेगा के पास जो खास करके हमारा पीरियोडिक टेबल है वहां पर आपको पॉजिट्रोन का जिक्र मिलेगा। ये इसका अगला स्लाइड 18, ये जो मैटर होता है और जो एंटी मैटर होता है, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो नष्ट हो जाते हैं और एक अलग ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, आमतौर पर जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ठीक से समझ पाएंगे। वो खुद को नष्ट कर लेते हैं और उससे एक अलग ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, और इसी ऊर्जा से काफी कुछ, मतलब एटॉमिक जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें इसके काफी यूजेस हैं।
चाइना में आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट है यीन एंड यांग, ये दो एनर्जी, खास करके अकुपंचर वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऐसा ही है कि दो विपरीत ध्रुव, दो विपरीत मतलब एक मैटर और एंटी मैटर दोनों आपस में मिलकर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वो ऊर्जा एक अगर सही से उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अच्छे हीलर के रूप में सामने आ सकता है। इसको भी छोड़ देते हैं, इस पर कभी पूरा स्लाइड्स आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगा। हाँ, मेडिसिन में हम लोगों ने इसको कैसे यूज किया, खास करके ये सोडियम 22 रेडियो आइसोटॉप है, पॉजिट्रोनियम। इमेज जो हम पीईटी करते हैं ना, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उसमें इसका उपयोग करते हैं। और स्लाइड 21, स्लाइड 21, पीईटी जो ये टोमोग्राफी होती है, खास करके पेट स्कैन जो होता है, आमतौर पर एक्सरे, पेट स्कैन और सीटी पैट, ये आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। खास करके पॉजिट्रॉन टोमोग्राफी में जो स्कैन होता है ना, उसमें ऑर्गन भी दिखता है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल बोन्स ही नहीं दिखता, उसमें ऑर्गन भी दिखता है। और खास करके टिश्यूज के अंदर अगर किसी भी तरह का चेंजेज है, अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेज है तो वो भी दिखता है। एमआरआई में सिर्फ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, कोई ग्रोन अप स्ट्रक्चर है वो दिखेगा, लेकिन पेट में वो सारे डिजीज स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। इसीलिए जब हम पेट स्कैन करते हैं तो इसका मतलब कैंसर के केसेस में ज्यादातर जहां पर टिश्यू चेंजेज होते हैं वहां पर हम पेट स्कैन करते हैं। सीटी बहुत हद तक सिर्फ बोनी चेंजेस को दिखाएगा या फिर ऑर्गन को एज इट इज दिखा देगा, लेकिन उस ऑर्गन में अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेज है तो वो आपको पेट स्कैन में दिखेगा। स्लाइड 23, स्लाइड 23। अब पॉजिट्रॉन की प्रूविंग से जो सिम्टम्स जो हमें रूब्रिक्स निकले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। आमतौर पर मटेरिया मेडिका में अभी तक ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीजा का जो उनका जो पेज है फेसबुक, मेरे ख्याल से शायद इंस्टा पे भी नहीं है वो उनका एक अपना ब्लॉग है, उस पे ये सब कुछ अवेलेबल है। करीब 350 पेज में उन्होंने ये सारी चीजों को लिखा है। मैंने जो ये स्लाइड 24, इसमें आपको कुछ रूब्रिक्स हैं जो पॉजिट्रॉन के रूब्रिक्स के रूप में नोट किया गया है। उसमें जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो उसमें आप वो कई सारे जो प्रूवर्स थे उनका कॉमन रूब्रिक है, यानी कि वो रूब्रिक्स कई सारे प्रूवर्स ने पाए। जो ब्लैक है उसमें दो तीन प्रूवर्स ने उसको इंडोर्स किया है, लेकिन जो रेड वाला है उसको कई प्रूवर्स ने इंडोर्स किया है। माइंड डेल्यूजन, अटैक बीइंग वुमेन, अकेला मेडिसिन पॉजिट्रॉन में। इसमें दूसरा रूब्रिक है माइंड डेल्यूजन, बियर्स इल्यूजन, बियर्स फीट, ही हैज बियर्स फीट। उसको ऐसा लगता है कि बियर के पांव की तरह उसका पांव है, ऐसा उसको इल्यूजन होता है। सिंगल मेडिसिन पॉजिट्रॉन है। दूसरा है माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशन, ही और सी इज ब्यूटीफुल। इसमें 41 मेडिसिन है, उसमें एक पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट 25th स्लाइड, स्लाइड 25। इसमें माइंड डेल्यूजन सीज एंसेस्टर्स सीज वन विथ हर। उसको ऐसा फील होता है कि उसको एंसेस्टर्स की वो आती है जिसमें लगता है कि उसमें वो एक है, सिंगल पॉजिट्रॉन है उसमें। माइंड डेल्यूजन, इल्यूजन, एवरीथिंग इज फ्लैट, एक अकेला पॉजिट्रॉन है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड 26। सब माइंड की रूब्रिक्स हैं,
वैसे तो बहुत लंबा 350 पेज का है, लेकिन मैंने सिर्फ माइंड रूब्रिक लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो रूब्रिक है वो आपको अपने मिलेगा भी। एक इसी में 26 स्लाइड में सेकेंड रूब्रिक है, माइंड डेल्यूजन ब्लेस्ड स्टेट, सी इज इन अ ब्लेस्ड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक केस में मुझे मिला है, अभी मेरे पास उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि मतलब उनको आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस बेसिस पर मैंने एक दवा पोजिट्रोन दिया। उनको लगता है कि वो ब्लेस स्टेट में है, बहुत उनका केस भी बहुत रेस्टलेसनेस वाला केस है, लेकिन एक स्टेज में वो इस तरह का बताई एक पेशेंट ने हमें बताया है। ये भी कॉमन है। जो ग्रे कलर का है ये भी करीब 1 से ज्यादा प्रूवर्स को ये रूब्रिक्स मिले हैं। लाल वाला है माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट्स कंप्लीटनेस ऑफ इट्स इनर स्ट्रक्चर, सीज द कंप्लीटनेस ऑफ इट्स इनर स्ट्रक्चर, अकेली मेडिसिन पोजिट्रोन है। बॉडी पार्ट्स इज ड्राई, अकेली मेडिसिन पोजिट्रोन है। बॉडी पार्ट enlarged, फैट, पेल एंड अगली, सिंगल मेडिसिन पोजिट्रोन है। ये रेपर्टरी में अवेलेबल है। आप सिंथेसिस में जाएंगे, अकेली सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक को यहां नोट किया है। नेक्स्ट, माइंड डेल्यूजन बॉडी पार्ट्स आइडियाज एज द स्टेट ऑफ हिज एरोनियस, इसको मुझे समझाने में मुश्किल होगी, लेकिन ये भी इसमें 3 प्रूवर्स को ये कॉमन रूब्रिक मिले। बॉडी पार्ट्स हैवी थिक, इसमें 3 दवा है, 1 पोजिट्रोन है। इल्यूजन बॉडी पार्ट्स वन विथ हिज ओन बॉडी, इसमें अकेली पोजिट्रोन है। इसी का लास्ट रूब्रिक, इल्यूजन बॉडी पार्ट्स पीसेस टॉर्न टू पीसेस, अकेली पोजिट्रोन है। स्लाइड 28, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है इसका लास्ट रूब्रिक देखिए, डेल्यूजन इमेजिनेशन ही हैज ओनली लेफ्ट हाफ ऑफ हिज ब्रेन, पोजिट्रोन है। 29 स्लाइड। काफी सारे रूब्रिक्स हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सब सिंगल पोजिट्रोन है। कुछ जैसे माइंड सेकेंड, इसका सेकेंड रूब्रिक 29 स्लाइड में इसमें 12 दवाइयां हैं। हेल्यूसिनेशन क्लाउड सीज क्लाउड्स, इसमें करीब 12 मेडिसिन है, पोजिट्रोन इज वन ऑफ देम। इल्यूजन ऑफ हिज लवर्स डेथ, इसमें अकेली पोजिट्रोन है। नेक्स्ट स्लाइड 30, ही इज अ डेविल, इसमें 7 दवाइयां हैं, 1 पोजिट्रोन भी है। तो इस तरह से आप देखिए कि पोजिट्रोन पर इन लोगों ने काम किया है, और वो आपकी रेपर्टरी में शामिल है। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को रेयर मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। और आप कहेंगे ये कहाँ अवेलेबल है? दवाइयां अवेलेबल है। पोजिट्रोन तो मैंने मैंगलोर की जो है वो कंपनी क्या नाम है, सेंट जॉर्ज, हाँ सेंट जॉर्ज में बहुत जी उसमें अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से पोजिट्रोन शायद स्वामे में भी अब अवेलेबल है, और ओरिजिनल जो फ्रांस की बायरोन है उसमें भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप देखिए कि जब दुनिया आगे जा रही है, नए नए किस्म के रोग आ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स हैं, और भी बहुत सारे रोग हैं जो बहुत चैलेंज के रूप में है। ऐसा नहीं कि हमारी पॉलीक्रेस्ट दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, कर रही हैं, लेकिन कभी कभी रेयर मेडिसिन से रिजल्ट मिलता है तो बहुत मजा आता है। मैं अपने फादर का एक केस आपको बताऊंगा, उसमें भी हालांकि वो कॉकुलस का केस था, हमने पहले वाले कभी इसी तरह के क्लास में हमने चर्चा की थी, लेकिन अभी एक दवा हम उनको दे रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दवा है।
और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस बीच में उनमें और भी कई डेवलपमेंट हुए थे, वो कभी आपको मैं बताऊंगा। आप देखिए कि दवाइयां अवेलेबल हैं, जैसे एक ओजोन नाम की दवा है। ओजोन पर डिटेल्स डॉक्टर गैस्ड्रॉस का, पीटर साइमन गैस्ड्रॉस का पेपर है, ये स्लाइड 33 है। आप देखिए कि ये दवाई एसबीएल में अवेलेबल है, हमने कभी ओजोन यूज नहीं किया। स्लाइड 33, यस, इसके डिटेल्स अवेलेबल हैं। हम थोड़ा सा, आजकल इंटरनेट के जमाने में आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही एक दवा है एक्सरे, बहुत कॉमन है ये तो, आप बहुत पहले से अवेलेबल है एक्सरे। मेरे ख्याल से शायद कम से कम 50-60 साल पुरानी दवा है एक्सरे। इसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज एक्सरे, इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा एक दवा है ज़ेनॉन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दवा है और खास करके कोमा के स्टेज में, कोमा के मरीजों में इसको यूज किया जा रहा है। मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन हमारे एक मित्र ने, जो आप जानते होंगे, हमारे फ्रेंड मास्टर अशोक मोहंती ने ज़ेनॉन का इस्तेमाल किया था। वो दवाई उनके पास है, मेरे पास भी है, और कोमा के केस में हम लोगों ने इससे अच्छे रिजल्ट देखे थे। नेक्स्ट देखिए, एक दवा है रेडियम। ये तो बहुत कॉमन है, रेडियम बहुत कॉमन है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा और आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे कॉमन इसमें वो मिलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, एक दवा है प्लूटोनियम। ये सब रेयर मेडिसिन हैं, लेकिन इनके बहुत कॉमन यूजेस हैं, बहुत कॉमन यूजेस हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया भी जा रहा है। एक दवा और है नेक्स्ट स्लाइड में, नियोन। नियोन जो है, आजकल जितने भी वायरल डिजीजेज हैं, नेजल कंजेशन है, नेजल एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें नियोन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये दवा बीजन बना रहा है, बीजन के पास अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारी रेयर मेडिसिन जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। हम लोगों को इन दवाओं को भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद की स्लाइड्स में आपको ये सब प्रूविंग्स के पूरे सिम्टम्स हैं, आप देखते जाएंगे। स्लाइड्स तो करीब बहुत आगे तक है, स्लाइड करीब 80 स्लाइड्स तक है। सबको अभी जिक्र नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम वापस पॉजिट्रॉन पर आएंगे। स्लाइड सेकंड पे आइए वापस। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं कि नहीं, हमने क्या करना है, हमने 10-15 दवाइयां देख ली, 10-15 दवाइयों से हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो रेयर दवाइयां हैं और जो रेयर डिजीजेस हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे। जमाना जब इतना अपडेटेड है और जब हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं और कोई बहुत कॉस्ट भी नहीं है उनकी, सिंपल उसी कॉस्ट में अवेलेबल है, जैसे एवरेज होम्योपैथी की दवाइयां अवेलेबल हैं, उसमें अवेलेबल इन दवाओं को मेरा ये कहना है कि हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस में अगर 10 पॉलीक्रेस्ट यूज कर रहे हैं तो एक रेयर मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका रेयर मेडिसिन पर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद देखेंगे कि रेयर मेडिसिन सच में काम भी करती है कि नहीं करती है। और दूसरा कि जितने भी नए चैलेंजिंग डिजीजेज हैं उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये अलग बात है कि इनकी स्टडी कैसे करें, तो जाहिर है आपको नेट से ढूंढना पड़ेगा, सामग्री मिलेगी। जैसे हम लोग मेरे पास तकरीबन नियोन की मटेरियल अवेलेबल है। रेडोन करके एक और दवा है, वो कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन काम आ रही है, मैं यूज कर रहा हूँ। रेडोन का केस शायद अगले 1-2 महीने में आपको दिखा पाऊंगा, अगर उसके कुछ रिजल्ट्स आए। वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। और रेडोन कैसे, आप हैरान हो जाएंगे, रेडोन दवा बनी कैसे। ये सब दवाइयां आसानी से बनती नहीं। रेडोन आमतौर पर जब अर्थक्वेक आता है और उस अर्थक्वेक से जो एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को प्रिजर्व कैसे किया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस रेडोन को प्रूव करने वाला जो डॉक्टर है वो बहुत ही बहुत ही फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा के साथ जुड़े हुए। तो
आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हम होम्योपैथ ही सिर्फ अपना होम्योपैथी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे दूसरे कई लोग हैं जो बहुत फनी तौर पर होम्योपैथी को लेते थे, वो भी होम्योपैथी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रेडॉन बहुत अच्छे तरीके से, खास करके यूटेराइन कैंसर, 4 बड़े कैंसर में इसका यूज है, कोलन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, लीवर कैंसर एंड एक और कैंसर। तो इस तरह से आप रेयर दवाओं को जब रिजल्ट के रूप में देखेंगे तो आपका भी उत्साह बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि उससे हम लोगों को काम करने में भी मदद मिलेगी और होम्योपैथी को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आज मैं यहीं तक अपनी बात करना चाह रहा था। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे 2-4-5 मिनट, उसके बाद मैं मेरा लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करूंगा। Now it is open for discussion. Please, come on. सर रिसेंटली थोड़ी दिन पहले की बात है, एक पेशेंट थे मेरे, तो मैं उनको पल्सटिला दे रही थी, तो उनका एक कंप्लेंट था कि उनको स्पूटम जो है ब्लैक कलर का आता है, ब्लैक कलर। तो मैंने सर्च किया था कंप्लीट डायनेमिक में, तो मेरे को ओजोन वाज अ सिंगल मेडिसिन वहां पे दिखाई दे रहा था। आई नेवर प्रिस्क्राइब इट, मैंने प्रिस्क्राइब तो नहीं किया, लेकिन मैं बता रही हूँ बस ऐसे कि मतलब मेरे ये जगह था, गुजरा था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं आपको बताता हूँ, ओजोन बहुत, मतलब ये जो ब्लैक स्पूटम के लिए ओजोन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओजोन के इस पर दिनेश चौहान का बहुत अच्छा स्टडी है, उनका कोई पेपर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा फ्यूचर में। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए बातचीत होती रहती है। उनके पास बहुत अच्छा ओजोन के कई सारे केसेज हैं। ब्लैक स्पूटम तो सिंगल मेडिसिन है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया जी। आई सर्च फॉर दैट, मतलब वो ब्लैक स्पूटम इतना मार्क था ना ये पेशेंट में, तो अभी राइट नाउ तो ही इज आई प्रिस्क्राइब डिफरेंट मेडिसिन। अभी देखना है नेक्स्ट टाइम रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो फिर वो ओजोन मंगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओजोन इज इजीली अवेलेबल। Sir, I have cured a case of raggeds on the palm. मैक रेपर्टरी में देख रहा हूँ, ब्लैक स्पूटम सिंगल मेडिसिन ओजोन है जी। Sir, I have cured a case of raggeds on the palms with X-ray. X-ray 30. वेरी गुड। ये सब शेयर करिए। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ वही अलग अलग तरीके से बेलाडोना, स्ट्रामोनियम और ओपियम पढ़ के हम होम्योपैथी कर लेंगे। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, और बदलते हुए जमाने में बहुत नए नए रूब्रिक्स आ रहे हैं। नए तरह के, नए जनरेशन के पास अलग अलग किस्म के रूब्रिक्स हैं, जिसको कि पुरानी मेडिसिन में जरूर ढूंढा जाना चाहिए। जो पॉलीक्रेस्ट है उसमें जरूर ढूंढा जाना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि पॉलीक्रेस्ट की जो उसका जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो बिल्कुल कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो रेयर मेडिसिन हैं, इनको हम कब यूज करेंगे? तो मुझे लगता है कि 10-15 मेडिसिन अगर पॉलीक्रेस्ट की हम यूज करते हैं, तो एक रेयर मेडिसिन यूज करें अगर ये इंडिकेट करता है तो। और उसके बाद आप देखिए, आपका एक्सपीरियंस एक तरह से, वो आप भी एक तरह की प्रूविंग ही करेंगी, वो भी एक तरह का प्रूविंग ही माना जाता है। तो आप ऐसा करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा। पॉजिट्रोन के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पॉजिट्रोन की तीनों पोटेंसी अवेलेबल है मेरे पास, 30, 200, 1M। और ये सब जितनी दवाइयां मैंने बताई, एक्सरे, नियोन, ओजोन, रेडॉन, रेडियम, ये सब मेरे पास अवेलेबल है, और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। Sir, I have used alumina silicata Very good. in autism, in the case of autism, delay speech. Very good. Very good. क्या रिजल्ट आया? Sir, पॉजिटिव ही था within a month. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर, और एक दो केसेस मेरे ऑटिज्म के साइलिशिया 30 से भी हुए हैं, डिलेड स्पीच अगेन जी, साइलिशिया। और रेयर मेडिसिन पर किसी का एक्सपीरियंस है? सर, मैंने प्लूटोनियम नाइट्रिकम एंगर इंटरनलाइज्ड, ये सिंगल है, इसमें दिया और उसका अच्छा फॉलोअप आया।
देखिए जो सिंगल रूब्रिक वाली चीजें ना, ये डॉक्टर एम एल सहगल ने हम लोगों को पढ़ाया था कि अकेली जिसका कोई है ही नहीं, न दोस्त है न दुश्मन है, अकेला ही है, उसको तो ब्लाइंडली यूज करो। और सच में मतलब जो सिंगल मेडिसिन सिंगल रूब्रिक के साथ चिपकी हुई है उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और कभी कभी कोशिश करके देखिए कि अगर आपको क्लियर कट केस मिलता है तो आप उसका, जैसे कॉकुलस मैंने अपने फादर के केस में यूज किया था, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव। और आप यकीन मानिए ही इज डिमेंशिया पेशेंट, ही इज 85 years old नाउ। जस्ट कपल ऑफ डेज बैक वो एकदम बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे, फिनिश हो गए, एक तरह से था कि अब कुछ हो नहीं सकता। और सब लोगों ने ये तय किया कि उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, उनका ब्लडर ब्लॉक था। हाँ, लेकिन मेरे एक फ्रेंड सर्जन हैं, उनकी मदद से कैथेटराइजेशन हुआ। बहुत 5-7 मिनट कोशिश करने के बाद कैथेटर गया तो 1-1.5 मिनट के अंदर 2.5 लीटर यूरिन आया, ब्लड, पूरा ब्लडी यूरिन। 3 दिन तक ब्लड ही ब्लड रहा। उसके बाद आप बिलीव कीजिए, डॉक्टर हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोई दवाई नहीं लिखूंगा, तुम अपनी दवाई दो, क्योंकि मेरी दवाई से इनके किडनी पर असर आ जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर संभाल नहीं पाओगे। उन्होंने कहा देखते हैं कुछ भी, और वैसे भी उन्होंने कहा रिस्क तो ऐसे भी है वैसे भी है। मैंने कहा कि ठीक है सर, हम रिस्क लेने को तैयार है, लेट अस ट्राई। आप बिलीव कीजिए कॉकुलस पे ही रखा उनको, बीच में जरूरत थी तो सार्सप्रेला दिया, लेकिन फिर कॉकुलस पे ही रखा। अभी भी कॉकुलस 1M पे है एंड ही इज कंप्लीटली ऑल राइट। सुबह शाम उनका डायपर चेंज करते हैं, अदरवाइज ही इज पीसफुली बिस्तर पे अपना आराम से सोए रहते हैं। हर 2 घंटे पे उनको एक लिक्विड डाइट जो भी देना होता है हम देते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई एलोपैथी की रत्ती भर कोई दवा नहीं चलने दी, सिवाय उनकी ड्रेसिंग के, और कुछ नहीं होता है। ड्रेसिंग में सिर्फ सेवलॉन यूज करते हैं, इसके अलावा कोई एलोपैथी यूज नहीं, बिलीव मी। तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथी को हमने बहुत, मतलब आप सोचिए कि यही केस अगर मेरे फादर का एडमिट होते तो आराम से 4-5 लाख का बिल बन चुका होता। तो 4-5 लाख रुपए भी बचे, और हमारे पास एक एक्सपीरियंस आया हमारी दवा का। तो करने की जरूरत है, अगर हम ऐसा करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है। मेरा सिर्फ अभी इस क्लास के माध्यम से ये कहना है कि हम एक रेयर मेडिसिन को ट्राई करें, हर डॉक्टर एक रेयर मेडिसिन ट्राई करे, अगर इंडिकेट करता है तो आप को बहुत मजा आएगा। और कुछ, या फिर वाइंड अप करें डॉक्टर राशि? सर, जो आपने अभी बोला है आपके फादर का केस की रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट, सर उसमें क्या मतलब प्योर आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि उन्होंने कुछ कहा कि भाई ठीक है सर्जरी करनी है तो करो, या होम्योपैथिक लेनी है? क्या उनका वर्जन क्या था? मैं बताता हूँ। वो बिल्कुल क्वाइट बिस्तर पे लेटे हुए, और मैं अक्सर हर बगल वाले कमरे में मैं होता हूँ, जिस कमरे में वो हैं उस कमरे में मतलब छोटी सी जगह है, तो वहां पर बेड नहीं था। शुरू में तो हम उनके बगल में गद्दा डालकर हम सोते थे, लेकिन जब कंफर्ट हो गए, मतलब इमरजेंसी जैसा कुछ नहीं लगा, तो फिर बगल वाले, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्सेशन चाहिए था, तो मैं अपने जस्ट बगल में मेरा कमरा है, मैं उसमें चला गया। लेकिन हर 1 घंटे आधे घंटे पर एक पता नहीं क्या एक इंट्यूशन होता था, तो नींद खुलती थी, जाकर देखते थे। मैं देखते थे कि वो आंखें खुली छत को देख रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे उनकी आंखों में नींद भी नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, एकदम आंखें खुली देख रहे हैं। मैं बगल से चुपचाप देखता था, इनको ऑब्जर्व करता था, कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करता था। तो मुझे उन पर कोई वो नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि सोए ही नहीं है, वो आराम से जगे हुए हैं, आंखें खुली हुई। तो मैं, और चुप भी हैं, कोई आवाज भी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो उसको मैंने लिया, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव। मतलब उनको सब पता है, उनको सब दिक्कत मालूम हो रहा है, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ न बोल रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। जब हम उनसे पूछते थे, पिताजी आप सोए नहीं? हाँ। सोए नहीं? ठीक है। मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे कोई तकलीफ है। ब्लडर वाले केस में भी हमने देखा कि एकदम पेट फुला हुआ है, फुटबॉल की तरह, एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह, यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन लीक कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि सर ये तो हो सकता है किडनी फेल हो चुका हो, ये तो लीकेज है, ये तो यूरिन हो ही नहीं रहा है। ट्राई करते हैं कैथेटर डालकर। जब कैथेटर डाला तो 2-2.5 लीटर यूरिन एकदम फ्लो से 1-1.5 मिनट के अंदर बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया, उसके बाद लास्ट में ब्लीडिंग होने लगी। 3 दिन तक ब्लीडिंग होती रही, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको पूछते थे आपको कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहां से मैंने रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव लिया।
और आप यकीन मानिए कि एवरीथिंग, सब कुछ सेटल हो गया। ही इज 85 ईयर्स ओल्ड, सब कुछ सेटल हो गया, स्टिल आराम से हैं। सुबह शाम उनका डायपर चेंज कर देते हैं, उनको टहला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, खिला लेते हैं, बस बैठे रहते हैं, कोई शोर नहीं करते। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करिए, आपको रूब्रिक्स मिलेंगे। सर पर क्या आपके माइंड में ओपीएम और हाइपरसाइमस नहीं आई थी उस टाइम पे? आया था ओपीएम। आप अभी भी, मतलब मैं आपको बताऊं, ओपीएम भी हमने दिया था, लेकिन ओपीएम से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हाइपरसाइमस मैंने नहीं दिया था, सोचा था, लेकिन ओपीएम से जब हमें रिजल्ट नहीं मिला और ये सिम्टम्स, ये रूब्रिक मुझे कॉकुलस का दिखा, तो मेरे मन में एक फील आया कि नहीं, इसको कॉकुलस दे के देखना चाहिए। मैंने कॉकुलस 200 दिया। 2 दिन में काफी कुछ उनमें चेंजेज आया, स्टेबिलिटी आई, और यूरिन का फ्लो और स्टूल वगैरह ये सब इम्प्रूव किया। बीपी वगैरह, थोड़ा ये हाइपरटेंसिव भी हैं, उनका बीपी भी फ्लक्चुएट करता था। अब कोई, मैं तो देखता भी नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, संयोग से वो दवा के लिए भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा 1 हफ्ते से पहले बीपी मशीन हटाओ यहाँ से, तुम क्लिनिक की मशीन अंदर कमरे में नहीं लाओगे, मशीन बीपी देखना ही नहीं तुमने। हमने कहा सर क्यों? तो कहा कि इनका हार्ट बिल्कुल ठीक है। मैंने देख लिया, ईसीजी कर लिया था उन्होंने पोर्टेबल मशीन लाकर। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी और सीख भी रहे हैं उनसे, कि कभी कभी हम पैनिक हो जाते हैं, बहुत बार बार टेस्ट में जाते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, और वो बड़ा नाम है, दिल्ली स्कॉट के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंजियोप्लास्टी के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि ये 1 हफ्ते से पहले तो तुमने बीपी देखना ही नहीं है इनका। तो मुझे ये 2-3 चीजें सीखने को मिली कि हम कभी कभी ना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। हाँ, अगर वाइटल पैरामीटर स्टेबल है और पेशेंट में बेचैनी नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है, पेशेंट क्वाइट है, और उसके अलावे दूसरे कुछ भी ऐसी इमरजेंसी जैसी कुछ वो ठीक गड़बड़ स्थिति गड़बड़ नहीं है, उनका यूरिन आउटपुट ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि आप होम्योपैथी से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अननेसेसरी जो टॉक्सिन्स बॉडी में भरते हैं एलोपैथिक दवाओं के रूप में, उससे अपने पेशेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई केसेज हैं हॉस्पिटल के, राशि को पता है, सारे ज्यादातर ऐसे ही केसेज हैं, डॉक्टर्स के केसेज हैं, और ठीक जा रहा है, बहुत ठीक जा रहा है। कोमा से बाहर आया हुआ केस है, आपको मैं बताऊं कि वो बहुत ही, मतलब नियोन से ही ठीक, मतलब नियोन हमने बस ऐसे ही दिया, बहुत ज्यादा उस पर मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था, लेकिन पेशेंट अभी आईसीयू से, कोमा से आईसीयू से जनरल वार्ड में आया हुआ है, और वो भी एक बड़े डॉक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के फादर इन लॉ है, और डेली उनका पैरामीटर्स आता रहता है, और कहते हैं कि हाँ, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीक में उनको घर भेज देंगे। तो जो पेशेंट कोमा में था, वेंटिलेटर पे था, वो उससे बाहर आ रहा है, नॉर्मल वार्ड में आ रहा है। डायलिसिस जो ऑल्टरनेट डे हो रहा था, वो अब वीकली हो रहा है। तो अब इससे अच्छा रिजल्ट और क्या चाहिए? डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्ते जी। डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर मंगला बोल रहा हूँ मैं, पंजाब बठिंडा से। सर मंगला सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बस दुआएं आपकी। मैंने अभी ज्वाइन किया है, कुदरती मैं आपके फादर के बारे में, कॉकरोच के बारे में सुन रहा था आपकी बातें। तो सर, उसके पहले सर बहुत कुछ निकल गया। हाँ, मैं लेट हो गया। तो मेरे पास एक केस था सर जी। और वो पेशेंट थे 80 के आसपास एज जी, और वो गिर गए थे सीढ़ियों से, स्टेयर से। जी जी जी। अनकॉन्शियस हो गए, मतलब 10-15 दिन के बाद उनको, मतलब कॉन्शियस हो गए, और काफी ज्यादा इरिटेबल हो गए जब घर पे लेके आए वो। जी। टॉयलेट, बाथरूम, बेड पे था उनका, और आईवी वगैरह फ्लूइड लगते थे, कोई इवन की ना, वो इतने इरिटेबल हो गए थे। तो जो पेशेंट पहले बहुत ज्यादा माइल्ड था, अब्यूसिव हो गए, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, सभी को मतलब बहुत बुरा भला कहते थे। क्यों आप मुझे मार रहे हो, आप मुझे इंजेक्शन लगा रहे हो, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप मुझे ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। मतलब मैं उनके घर गया, देख 2-3 बारी, तो मतलब इतने ज्यादा एंग्री थे, इतने ज्यादा, मतलब जब मैंने उनकी पुरानी हिस्ट्री ली, उससे बिल्कुल अपोजिट स्टेट में थे वो। जी जी। जो प्रेजेंट था उनका, तो मैंने फिर रेपर्टाइज जो सारा केस किया, उसमें मैंने आप देखा भी एट प्रेजेंट ये क्या है,
भी जो पेशेंट इतना माइल्ड यील्डिंग था वो एंग्री है, डिलीरियम एंग्री। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर बताइए। हाँ जी, डिलीरियम एंग्री। तो डिलीरियम एंग्री में मैंने देखा फर्स्ट टाइम कोकुलस मेडिसिन है जी, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी और कभी मैंने स्टडी भी नहीं किया भी। जो पेशेंट हम कहते हैं रिकॉग्नाइज रियलिटी एक्सेप्ट इट माइल्ड जेंटल यील्डिंग, तो मैंने उनको कोकुलस दिया 30। तो कोकुलस 30 से जो उनका सारा परिवार इतना परेशान था, इतनी मतलब ये कहते भी यार वो मतलब इतना ज्यादा तंग करते हैं हमें, बोलते हैं क्यों, हाथ पैर मारते थे तकलीफ में, आईवी लगा हुआ है, एक हाथ से वो निकाल रहे हैं, कैथेटर लगा हुआ है उसको निकाल रहे हैं, तो उन्होंने दोनों हाथों को बेड से बांधा हुआ था जी, ठीक है। तो वो कहते मुझे मतलब खोलो इसको, तो वो खोल नहीं रहे थे, तो वो कह रहे आप मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको मतलब उल्टा सीधा बोलते थे बच्चों को। जी जी। और मैंने जब देखा डिलीरियम एंग्री तो कोकुलस दिया मैंने, तो कोकुलस में इतना ड्रास्टिक चेंज आया, तो मतलब वो बिल्कुल माइल्ड वो पहले वाला जो था पेशेंट वो वापस आ गया, जी आराम जी से कोऑपरेट करने लगा, आराम से उसने फिर वो धीरे धीरे अपनी रूटीन लाइफ में बैठने लगे, यूरिन जाने लगे हैं, और पेशेंट मतलब हेल्दी वेल्दी अब अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जो हम कोकुलस कभी सोच भी नहीं सकते भी इतना ज्यादा माइल्ड जेंटल है, तो एट प्रेजेंट स्टेट में वो डिलीरियम में चला गया वो। एग्जैक्टली, यही हम लोगों को एमएल सहगल साहब ने सिखाया कि हम अब देखिए ओपियम, कोकुलस, स्ट्रामोनियम, इस तरह की दवाइयों पर, स्ट्रेप्सिकेरिया, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। हम लोगों की प्रैक्टिस से, अगर क्लासिकल मेथड से हम लोग शुरू में जब काम शुरू किया हम लोगों ने, तो हम लोगों का फोकस ही होता था एकोनाइट, बेलाडोना, रस्टैक्स, ब्राइनिया, ये सब। इन दवाओं की तरफ कभी आए नहीं, और जब इन दवाओं की तरफ आए तभी जाके अब रेयर मेडिसिन की तरफ जाने का एक क्या बोले आपको, एक प्रेरणा मिल रही है, और रेयर मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा अपने ग्रुप में सभी से कि देखिए, फॉरेनर्स के पास एक फॉर्मल होम्योपैथी की डिग्री नहीं है। जितने भी विदेशों में हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं देखता हूं उनके पास कोई नहीं, बस दे आर जस्ट लाइक ए नेचुरोपैथ, उनको वहां कोई मानता भी नहीं है। लेकिन उनकी स्टडी हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ऐसी ऐसी दवाओं पर उनकी स्टडी है, डीएनए पर स्टडी, आरएनए पर स्टडी, मतलब नॉर्लैंड की स्टडी डीएनए पर है और बहुत अच्छी स्टडी है, और उनके पास बहुत सिस्टमेटिक स्टडी, और बहुत जल्दी वो मेडिसिन के रूप में डिटेल्स मटेरिया मेडिका में आ जाएगा। डीएनए आरएनए तो अभी भी अवेलेबल है। तो ये सारी दवाओं पर काम करने की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि हमारे इस ग्रुप की खासियत ये भी होनी चाहिए कि हम लोग बीच बीच में इस तरह का मौका मिले तो एक एक रेयर मेडिसिन को ट्राई करें, उसको नोट करें और शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्वेश्चन है सर जी सर, एक ईसोफेगस का एडवांस स्टेज का कैंसर है, उसमें पंचर होके लंग्स में भी स्प्रेड हो गया है, और उनको स्टेंट डाल दिया गया है ईसोफेगस में, प्लस वो उनको पिक लाइन डाल दी गई है क्योंकि वो मुंह से कुछ खा नहीं सकते। तो क्या सर पेशेंट को पता है कि वो एडवांस स्टेज में है, अब हो तो कुछ सकता नहीं, और अपने मुंह से बोलते हैं अपनी वाइफ को कि कुछ करो कुछ करो, क्योंकि उनको अपनी मौत तो दिखाई दे रही है, वो बचना चाहते भी हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है। तो क्या इस स्टेज में भी हम रिवर्ट कर सकते हैं पैथोलॉजी को, क्योंकि अंदर लग चुका है स्टेंट ईसोफेगस में? देखिए, पैथोलॉजी को हम रिवर्ट कर पाएंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बहुत ही सीरियस, मतलब खास करके ग्लायोब्लास्टोमा का जो कैंसर का सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है ब्रेन ट्यूमर का, खास करके ग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, इस तरह के कैंसर में भी हमने देखा है कि पेशेंट्स को उम्मीद से ज्यादा हम मतलब रिलीफ दिला पाए हैं। रिवर्सल का तो मैं नहीं कह सकता, रिवर्सल तो मेरे पास तो कोई रिवर्सल का एक्सपीरियंस नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल कैंसर से फ्री हो गया हो। हाँ, कुछ खास करके कार्सिनोमा के केसेस हैं, जैसे सार्कोमा के केसेस, कार्सिनोमा के केसेस, ब्रेस्ट कैंसर का केस है, प्रोस्टेट कैंसर का केस है, स्किन कैंसर का केस है, इसमें तो रिवर्सल क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग, मतलब एक उसकी लाइफ लौट गई है, जो डॉक्टरों ने कह दिया 2-4 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है, वो 5 साल 10 साल जी रहा है। ऐसे ही
क्रॉन्स के केसेज हैं, लीवर के केसेज हैं, इसमें तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो ग्लायोब्लास्टोमा जैसा कैंसर है, खास करके इसोफेगस वगैरह, लंग्स के आसपास का जितना भी कैंसर है, जहां पर पैथोलॉजी बहुत जल्दी शरीर की सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को और सर्कुलेटरी सिस्टम को चॉक कर देती है, वहां पर रिवर्सल का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे पास एक केस है लुधियाना का, आप यकीन मानिए, उसका सीए रेक्टम का केस है और उसका पूरा पेल्विक कैंसर से भर चुका है। एक वहां का लोकल डॉक्टर मोंगा का पेशेंट मोंगा का है, लेकिन अभी उसको हम लोगों ने लुधियाना सीएमसी में कुछ मदद करके, वहां के ट्रस्टी मेरे पेशेंट हैं, मित्र भी हैं, उनकी मदद से उनको वहां हम लोगों ने भेजवाया है कि भाई वो तो डॉक्टर तुम्हारा लूट रहा है। 2.5-3 लाख रुपया वो बेचारी दे चुकी है, जीरो, उसको कुछ भी कोई प्रोसीड्यूर तक नहीं हुआ, आज तक एक कीमो तक नहीं हुई और उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा इलाज जरूर है उन्होंने, लेकिन उससे मैंने इसको डीएमसी में इसलिए लिया कि वहां पे मुझे होम्योपैथी ट्राई करने का मौका मिलेगा। और अभी तो खैर उसकी जांच वांच ही चल रही है। तो कई मामलों में हम देख रहे हैं कि अगर एलोपैथी के साथ होम्योपैथी चलती है, ऐसे केसेज में अगर डॉक्टर आपका कोऑपरेटिव है तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। तो सर खाली रिलीफ के बेसिस पे लिंगर ऑन हो जाएगा केस, तो ऑलरेडी इतना डिटोरेट, इतना सफर करता है, पेन्स होते हैं बॉडी में। नहीं, देखिए एक चीज समझिए, पेन और अगर वो प्रोलॉन्ग कर रहा है और वो पेन में है, ऐसा नहीं है। अगर होम्योपैथी वर्क करेगी तो उसको पेन से बाहर निकालेगी। मेरे पास क्रॉन सिंड्रोम का एक केस था और उसका जो सीए कार्सिनोमा रेक्टम तक था, वो 10 साल सर्वाइव किया और पेन सर्वाइव किया। उसकी हालत ये थी कि वो घर पे मैनेज नहीं हो सकता था। उसको जीबीएस, बाद में वो जीबीएस के रूप में डायग्नोस हुआ था, गुलियन बेरी सिंड्रोम के रूप में। उसको डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, बाजाप्ता उसको एक डिस्चार्ज स्लिप पर लिख दिया था कि ये होम मैनेजमेंट में आप रख ही नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल में इसको रखिए और करीब 5 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ का इसका खर्चा आएगा। 2-3 महीने जो मरीज की लाइफ है वो कम से कम ठीक से तो निकाल लीजिए। और उन्होंने इमोशनली पेशेंट के अटेंडेंट को इतना ज्यादा वो कर दिया था कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमें जो भी गालियां पड़ेगी, हम घर पे रखें। और वो केस घर पे आया, उसको हम लोगों ने होम्योपैथी से देखा। आपको हैरानी होगी, दवाई थी एकोनाइट और वो पेशेंट 10 साल सर्वाइव किया, पेनलेस सर्वाइव किया 10 साल का। और पेशेंट की एज उस समय जब हम लोगों ने केस लिया था 80 ईयर्स ओल्ड। अभी भी मेरे पास उसके सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और उसकी पूरी फैमिली मतलब अभी तक हम लोगों से आराम से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हमारे जस्ट घर के बगल का केस है। आपको हैरानी होगी, 10 साल वो केस चला। तो सर आप 30 में रिपीट भी करते हैं कि खाली एक डोज देके छोड़ दिया कि भाई ये करता रहेगा? ऐसे केस बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना पड़ता है। मैं अभी वो रिस्क नहीं लिया कि एक डोज देके छोड़ दिया, मैं रिपीट करता हूँ। और सर 1M में भी हम दे सकते हैं पेशेंट को? मेरे ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन 1M में ही कामयाब हुए हैं। जहां पर मैसिव पैथोलॉजी है वहां पर लो पोटेंसी मुझे बहुत कम रिजल्ट दी है। तो मैं इसीलिए ज्यादातर जैसे पॉजिट्रॉन वगैरह यूज कर रहा हूँ तो 200 से शुरू कर रहा हूँ। 1M तक की दवा अवेलेबल हुई है। अभी सेंट जॉर्ज को हमने ऑर्डर किया है हायर पोटेंसी के लिए। उम्मीद है, जैसा कि उनका एश्योरेंस है मेल पर, कि अगले 10 दिनों में शायद वो हमें उसकी हायर पोटेंसी प्रोवाइड कराएंगे। तो डॉक्टर शंकरन का जो एक्सपीरियंस है कि जितने भी इस तरह के हाई मैसिव पैथोलॉजी के केसेज हैं, फास्ट ग्रोइंग पैथोलॉजी के केसेज हैं, वैसे केसेज में हाई पोटेंसी को वो रिकमेंड करते हैं। पार्किंसंस के डिसीज में कैसा रहता है प्रोग्नोसिस होम्योपैथी से? पार्किंसंस डिसीज में कैसा रहता है? कौन सा डिजीज में? पार्किंसंस में अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि पार्किंसंस में तो देखिए उतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ना, इसीलिए वहां पर आपको असल चैलेंज है कैंसरस केसेस में, खास करके वो भी अगर ऐसे इलाके जैसे रेक्टल कैंसर है, ओरल कैंसर है, इंटेस्टिनल कैंसर है, लंग्स कैंसर है, इस तरह के केसेस में चैलेंज बहुत है। क्योंकि सिस्टम चॉक होता है, सिस्टम चॉक होने का खतरा है और आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर एलोपैथी का डॉक्टर, आप ऑन्कोलॉजिस्ट आपके साथ कोऑपरेटिव है तो आपको होम्योपैथी के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हरियाणा गवर्नमेंट के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी का केस है। वो बहुत होम्योपैथी लवर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। हालांकि अब उनकी एज 85 ईयर्स ओल्ड है,
उनकी वाइफ दिल्ली के गंगाराम में एडमिट थी, उनका बहुत सीरियस केस था। वहां के डॉक्टरों को उन्होंने साफ कहा कि हमें सिर्फ आपकी हॉस्पिटलिटी चाहिए, दवाई हम अपनी होम्योपैथी देंगे। और बिलीव कीजिए वहां के डॉक्टर्स, चूंकि फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार में हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं, बड़ा नाम है उनका, और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, फाइनली हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए, तो उनका एक रुतबा था और उस रुतबे का इस्तेमाल करके उन्होंने होम्योपैथी से बहुत वो किया, और होम्योपैथी में मैं ही उनका एडवाइजर था। तो ऐसे भी मरीज हैं जो बिल्कुल कन्विक्शंस के साथ होम्योपैथी पे ही रहते हैं। तो थैंक यू सर। जी, इसको एंड करें या कुछ और क्वेश्चंस राशि? जी सर, सर बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू आप लोगों का। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग हैं, 75, 80। सर 50 मिलीसीवल। हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए।